अनुपमा सीरियल का यह एपिसोड शुरुआत से ही भावनाओं और परंपराओं का संगम लिए हुए है। दृश्य की शुरुआत होती है जब अंश प्रार्थना की मांग में सिंदूर भरता है। वह पल पूरे घर के लिए बहुत भावुक और खास होता है। सबकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, लेकिन अनुपमा को यह नज़ारा देखते ही अनुज की याद आ जाती है, जैसे उसकी ज़िंदगी की परछाइयाँ फिर से सामने आ खड़ी हुई हों। अंश प्रार्थना का मंगलसूत्र पहनाता है और विवाह की सभी रस्में पूरी होती हैं। पूरा परिवार तालियां बजाकर नवविवाहित जोड़े को बधाई देता है। लीला तुरंत कहती है कि अंश और प्रार्थना अब सबका आशीर्वाद लें, लेकिन अनुपमा ध्यान दिलाती है कि प्रार्थना गर्भवती है और उसे बार बार झुकना सही नहीं होगा, इसलिए सबको खुद उनके पास जाकर आशीर्वाद देना चाहिए। बाबूजी इस पर सहमति जताते हैं और कहते हैं कि भारतीय संस्कृति की सबसे खूबसूरत बात यही है कि समय और परिस्थिति के अनुसार इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। शायद यही कारण है कि यह परंपराएं हजारों साल बीत जाने के बाद भी आज तक प्रासंगिक है और पूरी पुरानी नहीं हुई। यह सुनकर सबके चेहरे खिल जाते हैं और वातावरण में संतोष और खुशी ही भर जाती है। इसके बाद हर कोई मिलकर अंश और प्रार्थना को आशीर्वाद देता है। घर में जैसे खुशियों का सैलाब उमड़ पड़ता है। डांस रानी भी जोड़े को शुभकामनाएं देती हैं और माहौल को भी रौनक से भर जाता है। हर कोई झूमने लगता है। इसी बीच अनुपमा के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आती है और वह डांस रानी के साथ थिरकने लगती है। यह देखकर राही के मन में हल्की उदासी आ जाती है। शायद उसे लगता है कि अनुपमा की खुशी में उसकी जगह कहीं कम हो रही है, लेकिन वातावरण इसका इतना खुशहाल होता है कि उसकी इस उदासी को कोई और महसूस नहीं करता। थोड़ी देर बाद अनुपमा शादी के मौके पर अपनी सीख सबके साथ साझा करती है। वह बताती है कि पहले ज़माने में स्त्रियों को अनुगामिनी कहा जाता था, यानी वे अपने पति के पीछे चलने वाली समझी जाती थी। लेकिन अब समय बदल गया है। आज की पत्नियां अनुगामिनी नहीं बल्कि सहगामिनी हैं, यानी पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली। वह कहती है कि असली शादी वही है जहां पति पत्नी एक दूसरे का साथ दें, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, खुशियां हो या दुख, दोनों का सामना साथ में किया जाए। शादी केवल एक रस्म नहीं बल्कि साझेदारी की शुरुआत होती है और इस रिश्ते की नींव आपसी समझ, भरोसा और जिम्मेदारी होती है। सभी लोग अनुपमा की इस बात को ध्यान से सुनते हैं और उसकी सोच पर गर्व महसूस करते हैं। लीला माहौल को आगे बढ़ाते हुए विदाई की रस्म की बात करती है। जसप्रीत और भारती कहते हैं कि प्रार्थना तो पहले से ही इस हाउस में रह रही है, तो विदाई का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन लीला समझाती है कि हर नई शुरुआत के लिए रस्मों का पालन जरूरी है। वह सुझाव देती है कि प्रार्थना इस घर से विदाई लेकर मोहल्ले के मंदिर जाएगी और वहीं से वापस इस घर में प्रवेश करेगी। इस तरह परंपरा भी निभ जाएगी और नई शुरुआत का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। सब इस बात से सहमत हो जाते हैं। इसी दौरान राही अचानक बीच में कहती है कि अभी एक और रस्म बाकी है। अनुपमा पूछती है कौन सी रस्म। राही शरारत भरे अंदाज में बताती है कि अंश के जूते छुड़ाने की रस्म अभी नहीं हुई है। तभी जिग्नेश आता है और सब देखते हैं कि अंश के जूते उसके पैरों में हैं। यह देखकर पूरा घर हंसी से गूंज उठता है और हर कोई जिग्नेश से जूते छुड़ाने के लिए दौड़ पड़ता है। धीरे धीरे माहौल पूरी तरह नाच गाने में बदल जाता है। तोशु और अनुपमा की भी मस्ती में डांस करने लगते हैं। अनुपमा मूंछ लगाकर हंसी मजाक में डांस करती है और राही को छेड़ती है। राही भी जवाब में डांस करते हुए कहती है कि जूते हमें ही देने होंगे। दोनों पक्षों में जूते को लेकर जैसे मुकाबला शुरू हो जाता है। तोशु किसी तरह जूते लेकर आता है, लेकिन अब राही और अनुपमा के बीच रस्साकसी शुरू हो जाती है। हंसी ठिठोली के बीच आखिरकार राही जीत जाती है और जूते अपने पास ले लेती है। सब खुश होकर उसकी जीत का जश्न मनाते हैं। अब राही शर्त रखती है कि जूते वापस करने के लिए 5000 रुपये चाहिए। अंश पहले तो मना करता है, लेकिन माही परी और राही के बीच जमकर मोल भाव होता है। स्थिति देखकर अनुपमा समझदारी से कहती है कि यह खुशी का मौका है, परंपरा निभानी चाहिए। और वह अंश को समझाती है कि अपनी बहनों को 5000 रुपये दे दो। अंश अंततः मान जाता है और पैसे दे देता है। राही खुशी पैसे अपने पास रख लेती है और फिर उनमें से कुछ हिस्सा जसप्रीत को भी देती है। जसप्रीत और भारती हैरान होकर पूछते हैं कि हमें हिस्सा क्यों, हम तो लड़के वाले हैं। राही मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर तुमने हमें जूते दिखाए होते तो हम चोरी कैसे करते। यह सुनकर हम सब हंस पड़ते हैं और जसप्रीत पैसे स्वीकार कर लेती है। यह देखकर अनुपमा सोच में पड़ जाती है। उसे लगता है कि इंसान का स्वभाव कितना बदलता रहता है। कभी दोस्त दुश्मन लगने लगते हैं और कभी दुश्मन भी अपने गले लगाने योग्य बन जाता है। जिंदगी की यही सच्चाई है कि रिश्तों के भाव पल बदलते रहते हैं। अब विदाई का समय आता है। लीला फिर से विदाई की रस्म पूरी करने की बात करती है। प्रार्थना थोड़ी भावुक होकर अनुपमा से पूछती है कि क्या मैं अपने पापा को फ़ोन कर सकती हूँ। अनुपमा उसे प्यार से कहती है कि
अपने पापा को कॉल करने के लिए पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पूरा हक है। प्रार्थना फ़ोन करने के लिए हाथ बढ़ाती है लेकिन अगले ही पल रुक जाती है। अनुपमा पूछती है कि क्या हुआ तो, और प्रार्थना आंखों में आंसू लिए कहती है कि जब पापा शादी में ही नहीं आए तो विदाई में भी नहीं आएंगे। वह बेहद दुखी होकर कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे। अनुपमा उसे गले लगाकर हिम्मत देती है। वह कहती है कि ज़िंदगी में कभी कभी अपनों की कमी महसूस होती है, लेकिन इंसान को अपने कदम नहीं रोकने चाहिए। तभी जिग्नेश हंसने लगता है। बाबूजी पूछते हैं कि वह हंस क्यों रहा है। जिग्नेश कहता है कि ये शादी खुशी का मौका है इसलिए हंस रहा हूँ। लीला उसे टोकते हुए कहती है कि विदाई में तो रोते हैं। जिग्नेश तुरंत रोने का नाटक करने लगता है और सब हंस पड़ते हैं, लेकिन प्रार्थना की आंखों में उदासी देख अनुपमा का दिल भारी हो जाता है। वह सोचने लगती है कि एक औरत के जीवन में यह पल कितने गहरे मायने रखता है, जहां खुशी और दुख दोनों साथ साथ आते हैं। विदाई का माहौल हर किसी को भावुक कर देता है। प्रार्थना की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। सबके दिलों में यही सवाल उठता है कि आखिर पराग यहाँ क्यों नहीं आए। सबको लगा था कि बेटी की विदाई के मौके पर वह खुद को रोक नहीं पाएंगे और ज़रूर पहुँचेंगे, लेकिन उनका ना आना सबको खटकता है। प्रेम और राही के आंसू को देखकर पाखी चौंक जाती है और कहती है कि ये आंसू देख कि तुम दोनों क्यों रो रहे हो। आखिर प्रार्थना तो तुम्हारे पास रहती भी नहीं थी। तभी अनिल समझाता है कि यह बात पास या दूर रहने की नहीं है बल्कि अधिकार की है। जब बेटी की विदाई होती है तो उसके जीवन पर ससुराल वालों का अधिकार ज़्यादा हो जाता है और मायके वाले उसी सोच से भावुक हो जाते हैं। अनुपमा भी इस पल को गहराई से महसूस करती है। वह कहती है कि जो माता पिता अपनी उंगली पकड़कर बेटी को चलना सिखाते हैं, हर कांटे से उसे बचाते हैं, जब वही बेटी उनसे दूर हो जाती है तो उनकी आंखें भर ही जाती हैं। विदाई का गीत सुनकर ही दिल भारी हो जाता है और आज तो सच में विदाई हो रही है। प्रेम कहता है कि यह सिर्फ दुख के आंसू नहीं है, इनमें खुशी भी शामिल थी। उसकी बहन को इतना अच्छा जीवन साथी मिल रहा है, यह भी एक गर्व और आनंद की बात है। प्रार्थना उदास होकर अपने पिता पराग के साथ बिताए बचपन के दिनों को याद करती है। अंश उसके आंसू पोंछने की कोशिश करता है और उसे संभालता है। विदाई की रस्म पूरी होती है और प्रार्थना भारी मन से दरवाजे की ओर कदम बढ़ाती है। तभी अनुपमा की नज़र अचानक दरवाजे पर खड़े पराग पर पड़ती है। वह तुरंत प्रार्थना को इशारा करती है। पराग को देखकर प्रार्थना की आंखों में चमक आ जाती है, जैसे उसे जीवन की सबसे बड़ी कमी पूरी हो गई हो। पराग भी भावुक होकर अपनी बेटी की ओर बढ़ता है। पूरा परिवार उसे देखकर खुश हो जाता है। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि पिता के आशीर्वाद के बिना बेटी की विदाई अधूरी रहती है। यह दुख ऐसा होता है कि जो हर सुख पर भारी पड़ता है और इसमें पिता और बेटी दोनों का हक बराबर हक है। वह प्रार्थना से कहती है कि अब जाओ और अपने पिता से लिपट कर अपने हिस्से के आंसू बहा लो। प्रार्थना दौड़कर पराग के पास जाती है और रोते रोते उनसे लिपट जाती है। पराग भी अपने आंसू नहीं रोक पाते और उसे आशीर्वाद देते हुए गले से लगा लेते हैं। यह दृश्य देखकर हर कोई भावुक हो जाता है। राही इस दृश्य को देखती है, उसे अनुज की याद आ जाती है। प्रार्थना के हाथ में परिवार की तस्वीर देखकर पराग और भी भावुक हो जाता है। वह अपनी बेटी को अपने हाथ से बनाया हुआ कार्ड देता है। प्रार्थना रोते हुए कार्ड को थाम लेती है तो पराग उसके आंसू पोंछता है और उसे संभालकर अंश के पास ले जाता है। अंश सम्मान के भाव से पराग के सामने हाथ जोड़ता है तो पराग मुस्कुराकर अपनी हथेली से प्रार्थना का हाथ रख देता है। यह पल हर किसी के दिल में अमिट छाप छोड़ जाता है। इधर दूसरी तरफ कहानी एक अलग मोड़ लेती है। गौतम सबको बताता है कि पराग शादी में चला गया है। यह सुनते ही ख्याति और मोटी बात चौंक जाते हैं। ख्याति तुरंत कहती है कि यह असंभव है, पराग तो घर पर ही होंगे, लेकिन गौतम उन्हें फ़ोन पर वीडियो दिखा देता है जिससे पराग साफ दिखाई दे रहे हैं। गौतम गुस्से में कहता है कि बेटी के लिए पराग ने अनुपमा के सामने घुटने टेक दिए। ख्याति गुस्से में से कांप उठती है और कहती है कि एक बार फिर अनुपमा जीत गई। मोटी बा गहरी सांस लेकर कहती है कि अनुपमा नहीं जीती है बल्कि हम अपने ही अपनों के कारण हार गए हैं। लेकिन ख्याति मानने को तैयार नहीं होती वह और बार बार अनुपमा को ही दोष देती है। गौतम भी क्रोध में भर उठता है और कहता है कि पराग ने उनकी इज्जत के बारे में भी नहीं सोचा। पहली पत्नी ने उसे धोखा दिया और अब पिता ने भी उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। यह कहकर गौतम टूट जाता है और चाकू उठाकर खुद को मारने की कोशिश करता है। मोटी बात समय रहते उसे रोक लेती हैं और शांत करने की कोशिश करती हैं, लेकिन गौतम चीखते हुए कहता है कि उसने अपने परिवार से ज़्यादा इस परिवार को अपनाया और वही परिवार उसे छोड़ चुका है। वह कहता है कि अब उसके लिए जीने का कोई मतलब नहीं बचा। मोटी बात गंभीर आवाज़ में कहती है कि नहीं,
तुम आज भी इस घर का हिस्सा हो। गौतम हैरानी से उनकी ओर देखता है। मोटी बा स्पष्ट करती है कि भले ही अंश इस घर का दामाद बन गया है, लेकिन हमने उसे स्वीकार नहीं किया है। हमारे जीते जी प्रार्थना और अंश इस घर में कदम नहीं रख पाएंगे। इसके बजाय मोटी बा ऐलान करती है कि हम गौतम को ही इस घर का बेटा मानते हैं। बेटे होने के हक से वह इसी घर में रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें पराग के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। मोटी बा यह भी कहती है कि प्रार्थना का बच्चा भी इस घर में जन्म लेगा, लेकिन अंश और प्रार्थना यहाँ कदम नहीं रख पाएंगे। यह सुनकर गौतम के चेहरे पर साजिशी खुशी फैल जाती है। उसे लगता है कि अब उसकी जीत पक्की हो गई है। गौतम मन ही मन सोचता है कि अब प्रार्थना की जिंदगी हमेशा आंसुओं से भरी रहेगी। उसके साथ साथ अंश, अनुपमा और पूरा साहा परिवार भी दुखी रहेगा। उसकी चाल सफल होती दिखाई देती है और चेहरे पर खतरनाक संतोष उभर आता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है, लेकिन अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि पराग खुद टूट कर रोने लगता है। अनुपमा उसे देखकर उसके पास आती है और उसे संभालती है। अनुपमा शांत आवाज़ में कहती है कि माता पिता से कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन उन गलतियों को हमेशा दिल से लगाकर नहीं रखना चाहिए। अब तक प्रार्थना के साथ जो हुआ उसे भूल जाइए और विश्वास रखिए कि आगे सब अच्छा होगा।